एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम सॉल्व करने वाले हैं गेट 2025 के लाइफ साइंस का बॉटनी पार्ट आई फ्लाई के सेफ तरीके से, जो कि है शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो बॉटनी में अराउंड आते हैं 19 क्वेश्चंस। इस बार क्वेश्चन नंबर 47 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 तक हमारा बॉटनी का पार्ट था, जिसमें 47 से क्वेश्चन नंबर 54 तक ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, देखते हैं। करेक्टली मैच द नेम्स ऑफ द प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट ग्रुप 1 विद द टाइटल्स ऑफ द बुक्स दे ऑथर्ड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे पास ऑप्शंस हैं जॉन हचिंसन, अडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल, आर्थर कॉन्क्विस्ट, एल्फ्रेड बार्टन रेंडल। आइए देखते हैं इनकी राइटिंग्स क्या क्या है, यानी इनने कौन कौन सी बुक्स ऑथर करी थी। सो जॉन हचिंसन, इन्होंने हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था इन द बुक नेम द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में किया था। जबकि जो एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इन्होंने ये अपना काम पब्लिश किया है इन अ 23 वॉल्यूम मॉन्यूमेंटल वर्क डी नेचुरलिशन प्लांट्स फैमिली, द नेचुरल प्लांट फैमिलीज करके। ओके, सो जॉन हचिंसन के साथ हम मैच करेंगे द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड अडोल्फ एंगलर प्रेंटल एंड कार्ल प्रेंटल के साथ हम मैच करेंगे दी नेचुरलिज्म प्लांट फैमिलिज्म, जैसे ऑप्शन था। तो हमारे पास अगर हम ये देखें तो आएगा P is 4, Q is 3। ओके, सो ये एक ही ऐसा ऑप्शन हमारे पास बन रहा है, दैट इज A। इसके बाद आती है बात आर्थर कॉन्क्विस्ट की। इन्होंने दिया है एवोल्यूशन ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसके बाद एल्फ्रेड बार्टन रेंडल ने इन्होंने बुक पब्लिश करी है। द बुक इज नेम्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज P4, Q3, R2 एंड S1। ओके, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच्योर सेल टाइप इज लाइव बट यूजुअली लैक्स न्यूक्लियस? हमारे ऑप्शंस हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम कंपेनियन, फ्लोएम सीव एलिमेंट, फ्लोएम पोल पेरिसाइकिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसकी भी बात हो रही है, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो फ्लोएम सेल्स के ही। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्लोएम करते क्या हैं, और क्या ये लाइव सेल्स हैं, और लाइव सेल्स हैं तो उनमें न्यूक्लियस है नहीं है, और क्यों नहीं है। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, ओके, फ्लोएम सेल्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में शुगर्स को सोर्स से सिंक तक लेके जाना, और ये जो काम करते हैं ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये लिविंग सेल्स होते हैं जो लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, एंड यस दे आर लाइव सेल्स, एंड सो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फ्लोएम कंपेनियन सेल्स, जो शुगर को लोड करने में फ्लोएम सीव सेल एलिमेंट्स में हेल्प करते हैं। ओके, कंपेनियन सेल्स हैं, हेल्प कर रहे हैं। ओके, और किसकी हेल्प कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग द फ्लोएम सीव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी ये कैसे लाइव सेल्स हैं, यानी जिंदा सेल है, और यहाँ पर भी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है फ्लोएम सीव एलिमेंट्स। ये जो है स्पेशलाइज सेल्स हैं जो स्पेशली शुगर्स, अमाइनो एसिड्स या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं थ्रू आउट द प्लांट। क्योंकि ऑल्दो ये लिविंग है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस जो है मेच्योरिटी पे आते आते ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है सेल के डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के, जिसकी वजह से ये और एफिशिएंट हो जाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने के लिए। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका न्यूक्लियस लूज हो जाता है और अदर ऑर्गेनल भी लूज हो जाते हैं, ताकि इनका जो सर्फेस एरिया है वो बढ़ जाए और ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से कर पाए। फिर ये लाइव है तो इनको मैनेज कौन करता है? तो भाई मैनेज करते हैं कंपेनियन सेल्स, और जो एक्टिविटीज़ हैं स्वीव ट्यूब की वो कंट्रोल की जाती हैं कंपेनियन सेल से, जिनके पास न्यूक्लियाई होता है। नेक्स्ट कमिंग टू पेरिसाइकिल सेल, ये लिविंग सेल्स हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेरियस सेल टाइप्स में। ओके, स्पेशली उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो हमारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जैसे फ्लोएम सीव एलिमेंट्स, जहाँ पर लाइव सेल तो है, जिंदा सेल तो है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो इनकी डिफ्रेंशिएशन तक आते आते वो ख़त्म हो जाता है, हट जाता है, न्यूक्लियस लैक करते हैं। सो आवर आंसर विल बी फ्लोएम सीव एलिमेंट। ओके, ऐसा सेल जो लाइव है जिसमें यूजुअली न्यूक्लियस जो है वो लैक करता है, दैट इज फ्लोएम सीव एलिमेंट।
Coming to next question. Correctly match the carnivorous plant in group 1 with the group 2 they modified to trap the prey. हमारे पास है पिचर प्लांट, ब्लैडरवर्थ, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप. सो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास सारे इमेजेस हैं सारे प्लांट्स के. पिक्चर प्लांट जो कि है निप्टेंथिस, यहाँ पर ये देख सकते हैं या ये लीफ का मॉडिफिकेशन है पिक्चर प्लांट में. ओके, सिमिलरली इन ब्लैडरवर्थ ये अपनी लीफ को मॉडिफाई कर रहा है इनटू अ ट्रैप. ये जो ब्लैडरवर्थ है ये जिसकी लीव्स मॉडिफाई हो गई हैं ये ट्रैप का काम करेगी. ओके, इन सनड्यू जो कि है ड्रोसेरा, यहाँ पर इसने लीफ को ही मॉडिफाई कर लिया है इनटू टेंटिकल जिसमें स्टिकी ट्रैप जो प्रेजेंट होता है और कितने आराम से ये देखिए अपना प्रे को खा रहा है या अंदर ले रहा है. नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया. इसने भी अपने लीफ को स्नैप ट्रैप मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है. सो ऑल दीज प्लांट्स हैव, चाहे वो पिचर प्लांट हो, चाहे वो ब्लैडरवर्थ हो, चाहे वो सनड्यू हो या वीनस फ्लाई ट्रैप हो, दे हैव मॉडिफाइड देयर लीव्स. तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या है, बी है. पिचर प्लांट also leaves, bladderworts leaves, sundew leaves, Venus flytraps leaves. So they all have modified their leaves. So answer will be option number B. Coming to next question. Which one of the following commercially important carbohydrates is naturally produced only by the members of plant kingdom? यहाँ पर हमारा आंसर डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये पार्ट जो कि है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट. ओके, cellulose, yes, it is produced by plant. Pectin, also produced by plant. Chitin, produced by plant but in smaller quantities. Larger quantities में हम देखें तो ये क्रस्टेशियन एनिमल से ज़्यादा मिलता है. Starch, also produced by plant. चलिए देखते हैं. Cellulose एक्सक्लूसिव कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये हमें जब हम इसको कमर्शियली ऑब्टेन करने पे जाते हैं तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया. So हमारा आंसर cellulose will not be there. Coming to starch, okay, it is a complex carbohydrate produced by plant as a storage form of energy. This one can also be produced by other organisms. Okay, commercially भी. So ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं होगा. पहले ऐसा लगता है कि स्टार्च हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर बात पूछ रहे हैं कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट भी होना चाहिए. सो कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट ओनली वन ऑप्शन इज देयर, दैट इज पैक्टिन. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स बट इट इज ऑल्सो फाउंड इन एल्गे एंड बैक्टीरिया. लेकिन अगर इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करेंगे इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट इज काइटिन. ये प्राइमरली फंजाई के साथ एसोसिएटेड है और इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन्स के साथ. तो यहाँ पर अगर कॉमर्शियल बात करें तो ये प्लांट से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता. सो अ करेक्ट आंसर विल बी पैक्टिन. इट इज कॉमर्शियली ऑब्टेन important carbohydrate that is naturally produced only by the member of plant kingdom. So our answer will be pectin. Coming to next question, which one of the following agents causes the necrotic ring spot disease in stone fruits? So what is necrotic ring spot disease? पहले ये जान लें. And stone fruits क्या होते हैं? Okay, ऐसे fruits जिनमें seeds के ऊपर एक hard stone covering present हो, they are known as stone fruits. Last year botany Excel paper में रोजेसी फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने एप्पल का फैमिली पूछा था, और यहाँ पर कुछ उसी तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन ये है अगेन फ्रॉम द रोजेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, क्योंकि मोस्टली स्टोन फ्रूट्स जो है वो पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट्स, रास्पबेरी, चेरीज, ब्लैकबेरीज में पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर रोजेसी फैमिली के मेंबर्स. सो जो नेक्रोटिक रिंग स्पॉट डिसीज है इट इज़ अ वायरल डिसीज जो कि स्टोन फ्रूट्स को अफेक्ट करता है. दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रूनस नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस PNRSV विच इज़ द मेंबर ऑफ ब्रोमोविरिडी फैमिली. ओके, सो इस डिसीज में क्या होगा, पैचेस हो जाएंगे लीफ पे और हमारे फ्रूट्स पे, और क्लोरोसिस हो जाएगा, लीफ का कलर जो है वो लॉस हो जाएगा, स्टंटिंग हो जाएगी प्लांट की,
और फ्रूट और का प्रोडक्शन और क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज अ वायरल डिसीज एंड आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, वायरस. नेक्रोटिक रिंग स्पॉट डिसीज इन स्टोन फ्रूट्स is caused by virus. Coming to next question, identify the correct statement with respect to plant diseases. हमें बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है या कौन से सही स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि मोर देन वन भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है. इसके बाद है ऑप्शन 1, hairy root disease in tobacco is caused by Agrobacterium tumefaciens. Loose smut of barley is caused by Ustilago nuda. Stem rust of grape is caused by Plasmopora viticola. Fire blight of pear is caused by Irvinia amylovora. Okay, पहला ऑप्शन हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद सही है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा जीनस है एग्रोबैक्टीरियम, दैट इज राइट, बट राइजोजीन्स होना चाहिए. अगर ट्यूमिफिशियंस है तो वो करता है क्राउन गॉल डिसीज, लेकिन अगर राइजोजीन्स होगा देन इट विल कॉज द हैरी रूट डिजीज इन टोबैको. तो जो हमारा ए वाला ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट. ओके, कमिंग टू ऑप्शन बी, loose smut of barley, yes, it is caused by Ustilago nuda, so this is correct. Coming to third option, stem rust of grape is caused by Plasmopora viticola. Okay, no, downy mildew of grape is caused by Plasmopora viticola, not stem rust of grape. Stem rust of grape ज़्यादा देखा भी नहीं गया है. ओके, तो डाउनी मिल्ड्यू का जो है यहाँ पर हमने इमेज लगा रखा है. स्टेम रस्ट ऑफ ग्रेप की जगह में एक अनदर स्टेम रस्ट बहुत फेमस है, that is of wheat. It is caused by Puccinia graminis. Okay, coming to option D, so this is also incorrect. Coming to option D, fire blight in pear is indeed caused by Irvinia amylovora. So option D is correct. So हमारे correct option है Ustilago nuda. It causes loose smut of barley. That is option B. And option D, fire blight in pear is caused by Irvinia amylovora. So our answer will be B and D. Coming to next question. Which of the following molecular approaches can be used to generate complete knockout of a target gene in plants? कौन सी molecular approach complete knockout of target gene करेंगी? हमारे पास ऑप्शन है homologous recombination, CRISPR-Cas9, antisense RNA technique and activation tagging. Okay, so हम बात करते हैं चारों टेक्निक में से homologous recombination and CRISPR-Cas9 जो है वो जीन एडिटिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम कंप्लीट जीन नॉकआउट के लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन टेक्निक है ये एक प्रिसाइज टेक्निक है, लेकिन ये बहुत लेबर इंटेंसिव है. इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है. ओके, यहाँ पर क्या करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं एक टारगेट जीन को विद अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दैट जीन ताकि हमारा काम जो है वो हो जाए. जबकि CRISPR-Cas9 एक ऐसी टेक्निक है जो कि इसी काम में ज़्यादा एफिशिएंट और वर्सेटाइल टेक्निक है, जो आरएनए गाइडेड डीएनए को यूज़ करती है, आरएनए गाइडेड डीएनए एंडोन्यूक्लियसेस को यूज़ करती है ताकि वो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करा दें टारगेट जीन में, और जिसकी वजह से हमारा जीन नॉकआउट या मॉडिफिकेशन हो जाए. ओके, सो हमारी दो टेक्निक्स जो नॉकआउट में काम आती हैं दैट आर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड CRISPR-Cas9. अब बात करते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्निक की. ये जीन एक्सप्रेशन रिड्यूस करने के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये कंप्लीटली नॉकआउट नहीं करती है टारगेट जीन का. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू एक्टिवेशन टैगिंग. ये टेक्निक ओवर एक्सप्रेस कर देती है जीन्स को, नॉकआउट नहीं करती है. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दैट इज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड CRISPR-Cas9. Coming to next question. If an egg cell of a diploid plant species has 10 chromosomes, the expected number of chromosome in a double trisomic somatic cell of the species would be. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट है. सबसे पहले तो एन एग सेल ऑफ अ डिप्लॉयड प्लांट स्पीशीज. सो एग सेल है, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा यानी मियोसिस हुआ होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं 10. लेकिन यही प्लांट की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे प्लांट में, दैट विल बी 2n, दैट इज 20 क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट part, the expected number of chromosome in a double trisomic somatic cell. So यहाँ पे एक और वर्ड यूज हो रहा है double trisomic somatic cell. इसको समझते हैं ये वर्ड क्या कह रहा है. ओके, यूजुअली जो
ट्राइसोमी या मोनोसोमी, डायसोमी, ये जो वर्ड यूज होते हैं ये एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स हैं. ओके, हमारे पास बोला जा रहा है डबल ट्राइसोमी. सबसे पहले हैप्लॉइड सेल है एग, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाज 10. ओके, अब यही सेल को हमें डिप्लॉइड करना है, सो द नंबर विल बी 2n, that is 2 into 10 which will be equals to 20. अब अगर हम बात करें ट्राइसोमी की, which means there is a presence of one extra chromosome. Okay, और जब हम बात करेंगे डबल ट्राइसोमी की, so there will be presence of 2 extra chromosome plus the diploid number. So our diploid number is 20 plus 1 and plus 1. So number of chromosome that will be present in the cell will be 22. So if an egg cell has 10 chromosome haploid, then the diploid somatic cell will have 20 chromosome, that is a double, and a double trisomic cell will have 2 extra chromosome added to this diploid cell, resulting in 22 chromosomes in double trisomic somatic cell. Okay, so our answer will be number of chromosomes will be 22. Okay, coming to next question. In the history of photosynthetic research, the empirical reaction of photosynthesis was first proposed for green plants, as it is given CO2 and water utilized in the presence of light gives carbohydrate and oxygen is released. Okay, followed by another reaction for purple sulfur bacteria, that is equation 2, carbon dioxide प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का सोर्स डिफरेंट हो गया. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे मेक कार्बोहाइड्रेट, कॉमन बन रहा है. देन वाटर इज रिलीज्ड. ओके, हाइड्रोजन से वाटर बन गई एंड सल्फर इज रिलीज्ड. ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दी गई है, लीडिंग टू अ जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इक्वेशन 3. हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन में ऑक्सीजन और सल्फर की जगह हमने A से रिप्लेस कर दिया है. ओके, एंड द पॉइंट टू बी नोटेड इज जो भी हाइड्रोजन के साथ आता है वो रिलीज हो रहा है. ओके, अगर हमारे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था तो इट वाज गेटिंग रिलीज, हमारे हाइड्रोजन के साथ सल्फर था तो यहाँ पे सल्फर रिलीज हो रहा है, एंड हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ A एलिमेंट है तो ये A एलिमेंट रिलीज हो रहा है. बाकी कार्बोहाइड्रेट एज इट इज बन रहा है क्योंकि हमने जो CO2 यूज किया है वो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है. इससे हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं. ठीक है, वेयर H2A इन क्वेश्चन 3 इज अ जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डोनर. तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? H2A है, यानी यहाँ पर H2S रहा होगा और यहाँ पे H2O रहा होगा. ये जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डोनर रहे होंगे. ओके, अब यहाँ देख रहे हैं तीनों में ही लाइट जो है वो कॉमन फैक्टर है. अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट्स पर. स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स इज कार्बन डाइऑक्साइड. वो बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का सोर्स है फोटोसिंथेसिस में इन ग्रीन प्लांट्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. क्या ऐसा है? यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. इक्वेशन 1 में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट तो जैसे अब इक्वेशन में बन रहा था वैसे यहाँ भी बन रहा है. लेकिन यहाँ पर जब हम वाटर की जगह में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं तो रिलीज होनी चाहिए थी ना ऑक्सीजन. अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ही बन रही है तो नहीं हुई. क्या रिलीज हुआ? सल्फर रिलीज हुआ. विच मीन कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो किससे रिलीज हो रही है? वो वाटर से रिलीज हो रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से. जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग कार्बोहाइड्रेट. So the source of oxygen produced in photosynthesis in green plants is CO2. This is the wrong statement. Okay. Next, equation 3 generalized equation है. So equation suggest करती है कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है comes from the electron donor that is H2A, not from the CO2. Okay. So first option would be incorrect. नेक्स्ट हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था ना, विच इज डिसप्रूवन बाय इक्वेशन 3. सो आवर आंसर विल बी ए, क्योंकि ए जो है वो डिसप्रूव हो रहा है. नेक्स्ट बाकी देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स द इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर. दैट इज क्वाइट ट्रू. एंड द ऑक्सीजन प्रोड्यूस कम फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, नॉट फ्रॉम द CO2. दैट इज ट्रू.
Therefore the A statement is disproven in equation number 3. Next हमारा B statement था, the source of oxygen produced in photosynthesis in green plants is H2. That is true. Light is essential in every form of photosynthesis. Yes, we can see the participation of light in every reaction, so it is important. Light is very essential. This is also true. Next, glucose is the end product. Yes, in all the three reactions, glucose is the end product. So this is also true. The only statement which is disproven by equation 3 is the source of oxygen produced in photosynthesis in green plants is CO2, and this will be our answer. That is statement A. Coming to next question, question number 56. Consider a diploid plant species where the cells in the epidermis, the outermost single layer, always divide in the anticlinal orientation. If one such cell within the central zone of shoot apical meristem spontaneously becomes tetraploid at the seedling stage, which one of the following cellular arrangements would most likely be observed if the meristem is examined at the adult stage? क्वेश्चन को समझ लेते हैं. वो बोल रहा है कि एपिडर्मिस सेल है एक डिप्लॉयड प्लांट का, जहाँ पर हमेशा ही कैसे डिविजन्स होते हैं, एंटीक्लाइनल ओरिएंटेशन में डिवीजन हो रहे हैं. यानी ये हमारा अगर एक सेल है तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर डिविजन्स होंगे एट 90 डिग्री, और जो हमारा ये सेल है वो अब ऐसे दो सेल्स बना लेगा. ओके, सो एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे. अगर ऐसे ही एक सेल में जो कि कहाँ प्रेजेंट है, शूट के एपिकल मेरिस्टम वाले रीजन में प्रेजेंट है, वहाँ पर उसके अंदर टेट्राप्लॉइड स्टेज आ जाए. ओके, टेट्राप्लॉइड वाला स्टेज आ जाए एक सेल के अंदर सीडलिंग में, तो वो बोल रहे हैं कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके मेरिस्टम में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें वो एक सिनेरियो बताना है इनमें से. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली वन टेट्राप्लॉइड सेल इन द एपिडर्मिस. B is many tetraploid cell in the epidermis. C is all the cells in the entire stem tetraploid. D is all cells in the entire stem diploid. So option 1 अगर हम देखें कि only one tetraploid cell रहे, जो सेम रीजन रहता है किसी भी शूट का, शूट एपिकल मेरिस्टम वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होती है ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है, और ये सेल में हम बोल रहे हैं कि एंटीक्लाइनल डिविजन्स हो रहे हैं, तो ये डिवाइड करके इसकी एपिडर्मिस की लेयर बनाएगा. यानी सिर्फ एक सेल तो रहेगा नहीं. सो ऑप्शन 1 विल बी इनकरेक्ट कि एक सेल नहीं रहेगा. सेकेंड ऑप्शन, मेनी टेट्राप्लॉइड सेल्स इन द एपिडर्मिस. यस, दिस विल बी द केस. क्यों? क्योंकि ये डिवीजन रेगुलरली कर रहा है, इसीलिए काफ़ी सारे सेल होंगे, लेकिन ये सारे सेल सिर्फ एक ही लेयर में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिविजन्स थे दे वर एंटीक्लाइनल डिविजन्स. तो ये एपिडर्मल सेल में डिवाइड करेंगे और टेट्राप्लॉइड एक से ज़्यादा टेट्राप्लॉइड सेल बना लेंगे एपिडर्मल लेयर में, किसी और टिश्यू में ये नहीं जाएंगे. ओके, नेक्स्ट आया ऑल द सेल्स इन द एंटायर सेम आर टेट्राप्लॉइड. सारे सेल सेम के टेट्राप्लॉइड हो जाएंगे? नहीं जी, सारे सेल टेट्राप्लॉइड होंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से ये सिर्फ एक ही लेयर में स्प्रेड हो पाएंगे, सारे लेयर्स में स्प्रेड नहीं हो पाएंगे. सो ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट. ऑप्शन डी, ऑल द सेल इन द एंटायर सेम डिप्लॉइड. अरे भाई, जब एक सेल टेट्राप्लॉइड था तो फिर ये डिप्लॉइड कैसे हो जाएगा? कहीं ना कहीं तो मैच्योरेशन पे टेट्राप्लॉइड सेल्स रहेंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि अगर टेट्राप्लॉइड सेल है हमारे मेरिस्टेम में सीडलिंग स्टेज पर, तो वो एडल्ट स्टेज में भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा. सो सारे सेल जो है डिप्लॉइड नहीं होंगे, टेट्राप्लॉइड भी होंगे. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मैनी टेट्राप्लॉइड सेल इन द एपिडर्मिस. इस एपिडर्मिस रीजन में काफ़ी सारे टेट्राप्लॉइड सेल जो है वो डिविजन के कारण क्रिएट हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं एडल्ट स्टेज में भी पाए जाएंगे. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली मैच द फोटोसिंथेटिक पाथवेज ग्रुप 1 with their first stable products group 2 in respective group 3. सो हमारे पास ग्रुप 1 में है C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड CAM. ग्रुप 2 में है 3-phosphoglycerate,
glyceraldehyde 3-phosphate and oxaloacetate. Whereas ग्रुप 3 में हमारे पास 3 प्लांट्स के ऑप्शन है, वीट, शुगर केन एंड पाइनएप्पल. वैसे ये बहुत कॉमन ऑप्शन है, हमें जनरली पता भी है, पर फिर भी देख लेते हैं. इन C3 cycle the first stable compound is 3-phosphoglycerate 3-carbon compound. Okay, this is C3 cycle. In C4 cycle the first compounds C4 cycle is oxaloacetate. This is the first 4-carbon stable compound. ओके, अब C3 का एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ आता है वीट, सोयाबीन, पोटैटो प्लांट, राइस. सो हमारे पास जो ऑप्शन में था वो था वीट. सो C3 साइकिल का एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? वीट हो गया. ओके, सो यहाँ हमारा C3 साइकिल का है वीट. देन C4 साइकिल का एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमारे पास क्या है? मेज है, शुगर केन है, सॉर्गम है. सो हमारा C4 साइकिल का एग्जाम्पल हो गया शुगर केन. ओके, सो कमिंग C3 cycle 3-phosphoglycerate and wheat, that is P1 and A. यहाँ पर भी है and यहाँ पर भी है. Coming to next option, C4 cycle oxaloacetate and sugarcane, that is Q3 and B, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है. सो our answer will be option A. अब बात अगर करें कैम साइकिल की या कैम प्लांट्स की, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate तो नहीं होता, बट क्योंकि हमारे बाकी दोनों ऑप्शन सूट कर रहे हैं और यहाँ पर कैम प्लांट का एग्जाम्पल पाइनएप्पल है, इसीलिए आवर आंसर विल बी ए, दैट इज P1A Q3B RC3. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. The following table summarizes the flowering time behavior, days to flower and the transcript level in 4 genotypes of a plant species. हमारे पास दिए हुए हैं wild type, days to flower चाहिए 30, transcript level of gene A जब normal है और gene B का भी transcript level normal है. अगर हम A को म्यूटेंट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है B का ट्रांसक्रिप्ट बढ़ जा रहा है और डेज टू फ्लावर जो है वो लेस हो जा रहे हैं, यानी B जो है हम ऐसा मान सकते हैं कि वो प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग को. ओके, B अगर म्यूटेंट हो गया तो देखिए फ्लावरिंग में टाइम जो है वो बढ़ जा रहा है, यानी B कहीं ना कहीं फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा था और A का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो नॉर्मल है. अब हमने A और B दोनों को म्यूटेंट कर दिया है, तो सिमिलर B म्यूटेंट है तो कोई काम नहीं करेगा, A म्यूटेंट है तो वो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्ट करे, या कोई काम ना भी करे तो भी हमारे पास सिमिलर टाइम लग रहा है फ्लावरिंग के लिए, दैट इज 60 days. सो हमें बताना है कौन सा पाथवे बेस्ट एक्सप्लेन करता है हमारे ऑब्जर्वेशन को. A जीन एक्टिवेट्स B which suppresses flowering transition. A gene suppresses B which promotes flowering transition. B gene activates A which suppresses flowering transition. B gene suppresses A which promotes flowering transition. तो अगर हम देखें वाइल्ड टाइप में नॉर्मल लेवल है A और B के, तो नॉर्मल फ्लावरिंग टाइम हो रहा है 30 days का. जब हमने A को म्यूटेंट किया तो वहाँ पर A का कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं बन रहा है, तो B का ट्रांसक्रिप्ट हम देख रहे हैं वहाँ क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है. जब हमने A को म्यूटेंट किया तो A में कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं बन रहा है और B जो है ये इंक्रीज हो जा रहा है, यानी A कहीं ना कहीं B को सप्रेस करके रखा हुआ था वाइल्ड टाइप में, जिसकी वजह से इसका फ्लावरिंग टाइम 30 days था. जब ये म्यूटेंट हुआ तो इसका फ्लावरिंग टाइम रिड्यूस हो गया, यानी B जो है फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, इसने 30 days की जगह 15 days में ही फ्लावरिंग करा दी. ओके, अब B की बात कर ले. जब B म्यूटेंट था वहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं बन रहा था, तो A का जो लेवल था वो सेम था, A में कोई चेंजेस नहीं थे और B जो हमारा है कोई ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था. तो यहाँ पर फ्लावरिंग जो है वो डिले हो रही थी, दैट वाज हैपनिंग विद इन 60 days. ओके, तो लेट फ्लावरिंग शो कर रहा था प्लांट की, जो इंडिकेट कर रहा है कि B जो है नेसेसरी है फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग इवन व्हेन A इज एब्सेंट. ओके, अब A gene is acting as a negative regulator of B gene. जो हमारा A gene है वो किसका negative regulator act कर रहा है, as of B gene. So हमारा option जो correct होगा that would be A gene suppresses B which promotes flowering transition.
सो हमारा आंसर हो जाएगा ए जीन क्या कर रहा है, हम यहाँ देख भी सकते हैं इजीली, ये सप्रेस कर दे रहा है नॉर्मल कंडीशन में किसको, बी जीन को, ताकि ये फ्लोरिंग जो है नॉर्मल टाइम पे करे। जब ए जीन एब्सेंट हो जा रहा है तो बी जीन का ट्रांसक्रिप्ट बढ़ जा रहा है और ये जो है फ्लावरिंग को प्रमोट कर दे रहा है। सो आवर आंसर विल बी ए जीन सप्रेसेस बी which promotes flowering transition. Coming to next question, question number 59. Correctly match the economically important specialized metabolites in group 1 with their broad chemical classes in group 2. So पहला हमारे पास है azadirachtin group 1 में, azadirachtin, saponin, galactochatin, cocaine and menthol. ओके अब हम देख लेते हैं। जो एजाडिरेक्टिन है इट इज़ अ ट्राइटर्पीन जो हमको मिलता है नीम में, स्पेशली नीम के सीड्स में। ओके सो एजाडिरेक्टिन इज अ ट्राइटर्पीन, इट इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके नेक्स्ट इज सैपोनिन। सैपोनिन जो है वो ट्राइटर्पीन ग्लाइकोसाइड है और सैपोनिन एक ट्राइटर्पीन ग्लाइकोसाइड है। ओके नेक्स्ट इज गैलेक्टोचीटिन पॉलीफिनॉल, ये क्या है, फ्लेवोनॉइड है और ये जो है वो गैलेक्टोचीटिन इज अ पॉलीफिनॉल। नेक्स्ट इज कोकीन जो कि एक एल्कलॉइड है, इज अ ट्रोपेन एल्कलॉइड और ये कोकोआ प्लांट से डिराइव्ड होता है। ओके इसके बाद मेंथोल की बात करें तो इट इज अ मोनोटर्पीन और ये डिराइव्ड होता है पेपरमेंट ऑयल से। ओके सो हमारा आंसर हो जाएगा एजाडिरेक्टिन, इट इज़ अ ट्राइटर्पीन यानी P5, दो ऑप्शन सॉर्ट हो गए हैं। इसके बाद सैपोनिन, इट इज़ अ ट्राइटर्पीन ग्लाइकोसाइड, सो ऑप्शन नंबर Q का 3, ये भी दो आ रहा है। नेक्स्ट इज गैलेक्टोचीटिन, इट इज़ अ पॉलीफिनॉल, गैलेक्टोचीटिन इज अ पॉलीफिनॉल। ओके सो हमारा 4 R का 4, सो आंसर विल बी C. Okay. Coming to next question, question number 60. Correctly match the following Arabidopsis gene and the biological process they primarily regulate in group 2. So हमारे पास जीन है एक तरफ Arabidopsis के जो कि कुछ प्रोसेसेस रेगुलेट कराते हैं Arabidopsis. So हमारे पास जीन्स हैं वो है CLAVATA3, CONSTANS, SCARECROW and AGAMOUS. So इनमें से कुछ नाम आपने जो है पढ़ रखे हैं, ABC जो मॉडल है फ्लावर डेवलपमेंट का, स्पेशली जो एगामस वाला जो जीन है इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा। सो ये क्या करता है, ऑर्गन आइडेंटिटी इन फ्लावर। ओके बाकी सारे जीन भी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लैवेटा पे, ये प्रेजेंट होता है सैम में, सूट एपिकल मेरिस्टेम में और ये इसका की रेगुलेटर है। ओके नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंस जो कि डायरेक्ट करता है फोटोपेरियोडिक फ्लोरल ट्रांजिशन को, यहाँ का सेंट्रल रेगुलेटर रहता है फ्लोएम टाइम का, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंस का काम हो रहा है। यहाँ नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो स्कैक्रो जीन है ये सेल टाइप को स्पेसिफाई करता है रूट मेरिस्टेम में, सो इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग सेल का फेट का पैटर्न, सो ये रूट में यूज हो रहा है। एंड देन लास्ट वन हमने इसके बारे में बात करी, एगामस, ये फ्लावर के ऑर्गन आइडेंटिटी में यूज होता है। एजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, की रेगुलेटर है ऑर्गन फ्लोरल आइडेंटिटी का। सो हम यहाँ देखें CLAVATA3 ये हमारा काम करता है मेरिस्टेम इन शूट, दैट इज P का 3rd। सो हमारे पास दो ऑप्शन बन रहे हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स ये होता है हमारा फोटोपेरियोडिक फ्लोरल ट्रांजिशन में, Q का 4। देन स्कैक्रो ये रूट मेरिस्टेम में काम करता है, सेल टाइप स्पेसिफिकेशन इन रूट मेरिस्टेम, R का 2nd। सो आर ऑप्शन C यहाँ पर सही हो जाएगा, ये रहा P3, Q4, R2 and S1. Okay, so our answer will be option number C. Coming to next question, that is correctly match the enzymes used as selectable markers in group 1 and the chemicals used for the selection in group 2. सबसे पहले हमारे पास है नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज, देन है फॉस्फिनोथ्रेसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज,
5-enol pyruvate schemate 3-phosphate synthase. So ये डायरेक्टली कैनामाइसिन नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज इज रिलेटेड टू कैनामाइसिन. ये एंजाइम कन्फर्स करता है कैनामाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, इसके लिए रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है फॉस्फिनोएरिथ्रिन एसिटाइल ट्रांसफरेज. ये बायोलेफोस करके एंजाइम को कन्फर करता है. ये हर्बिसाइड के अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंस देता है. इसके बाद आया हाइड्रोडाइफोलेट रिडक्टेज. ये मेथोट्रेक्सेट एंजाइम को टारगेट करता है और ये एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर ड्रग है. नेक्स्ट इज 5-enol pyruvate schemate 3-phosphate synthase. ये ग्लाइफोसेट जो एंजाइम है इसको टारगेट करता है और जो कि एक हर्बिसाइड है. ओके, सो आवर आंसर विल बी नियोमाइसिन का हो जाएगा कैनामाइसिन. फॉस्फोरोएथिल एसिटाइल ट्रांसफरेज का हो जाएगा हमारे पास बायोलेफोस. डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का हो जाएगा मेथोट्रेक्सेट. एंड 5-enol schemate 3-phosphate का हो जाएगा ग्लाइफोसेट. सो आवर आंसर विल बी पी सेकेंड. सो दो ऑप्शन यहाँ अगेन. देन फॉस्फोरिथ्रिन का हो जाएगा Q1. सो यहाँ पर हम सॉर्ट आउट कर लिया Q1. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. Coming to next question, question number 62. Which one of the following sequential reaction correctly represents the flow of electron from NADH to O2 in plant mitochondrial electron transport chain? तो यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है NADH की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की NADH से O2 तक प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में. आइए देख लेते. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं NADH से जा रहे हैं यूबिक्विनोन एंजाइम या जो कोएंजाइम Q जिसे हम कहते हैं उसके पास. ये मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स का. इसके बाद जो एंजाइम्स जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर हम देख सकते हैं साइटोक्रोम BCl कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स 3 है हमारा. यहाँ से एंजाइम्स फ्लो कर रहे हैं साइटोक्रोम C में जो कि एक और मोबाइल कैरियर है. इसके बाद ये एंजाइम जा रहे हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में जो कि हमारा 4 कॉम्प्लेक्स है और फाइनली ये ट्रांसफर हो जा रहे हैं वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए. ओके, सो हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो ये है द फर्स्ट एंजाइम इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स जो एक्सेप्ट करता है दैट इज NADH. यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया. देन यूबिक्विनोन जो मोबाइल ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन का. नेक्स्ट साइटोक्रोम BCl कॉम्प्लेक्स 3. देन साइटोक्रोम C. देन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड देन फाइनली वाटर. सो हम यहाँ पर देखें हमारा ऑप्शन में क्या है NADH डिहाइड्रोजनेज. हाँ जी ये सही है, इसकी बात हमने अभी की. फिर यूबिक्विनोन जो कि मोबाइल कैरियर है. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम BCl, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हमारा दैट इज क्वाइट करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास आया NADH डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, यूबिक्विनोन. अब यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर को चेंज कर दिया है लेकिन हमें पता है कि NADH डिहाइड्रोजनेज के बाद एक मोबाइल कैरियर के पास जाता है यूबिक्विनोन, फिर उसके बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज में जाता है, देन साइटोक्रोम BC1. सो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. ए ऑप्शन इज करेक्ट टिल नाउ. नेक्स्ट इज NADH डिहाइड्रोजनेज, यूबिक्विनोन. ओके, देन ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज. हमारे पास यहाँ पर साइटोक्रोम E ऑक्सीडेज में जा रहा है बट इन ऑल्टरनेटिव साइकिल्स ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज भी एक ऑप्शन हो सकता है. सो वी कैन कीप दिस इन माइंड. तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑर्डर में है. नेक्स्ट इज NADH डिहाइड्रोजनेज, ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एंड यूबिक्विनोन. नो, दिस इज द रॉन्ग ऑर्डर. सो हमारे पास यहाँ दो आंसर्स हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट एकदम करेक्ट आंसर है दैट इज ए. देन देयर इज सी जहाँ पे ऑल्टरनेटिव पाथवे अगर एक्टिवेट होगा तो ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज जो है वो ये काम करवा सकता है.
ये स्पेसिफिक कंडीशन में ये पाथवे जो है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज वाला यूज होगा. ओके, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 63. ये क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द रैबिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आइसोलेटेड ग्रासलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार रैबिट्स को एक ग्रासलैंड में छोड़ दिया है. Which of the following growth curves shown using dashed line is our theoretically possible population dynamics over time? वो बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा ग्रोथ कर्व है या कौन से ऐसे ग्रोथ कर्व हैं जो कि दिखा सकते हैं रैबिट का पॉपुलेशन डायनेमिक्स ओवर टाइम, अगर रैबिट्स को हमने पहली बार आइसोलेटेड ग्रासलैंड में छोड़ रखा है. सो हम ऑप्शन पी में, क्यू में, आर एंड एस में देख सकते हैं. सबसे पहले तो खाली ग्रासलैंड है, वहाँ कोई नहीं है और हमने वहाँ रैबिट्स को छोड़ा हुआ है. ओके, तो ये क्या करेंगे, ग्रासलैंड में जितने भी फूड के ऑप्शन है ना सब यूटिलाइज करेंगे और जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, सो इफ द रैबिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेटेड ग्रासलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो थ्योरेटिकली पॉसिबल डायनेमिक्स है वो एक कर्व शो करेंगे जिसमें वो रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉलो करेंगे और फिर जब ये ग्रोथ मैक्सिमम में पहुंच जाएगी वहाँ पर ये लेवल ऑफ कर देंगे, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी उस एरिया की कुछ भी होगी, जो भी होगी उसके हिसाब से ये लेवल हो जाएंगे. ओके, विच इज टिपिकली डिपिक्टेड एज जे शेप कर्व, कि भाई पहले तो इन्होंने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया और फिर ये कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से लेवल हो गए. तो स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन क्यू शुड बी द राइट आंसर. ओके, सो जहाँ पे इनिशियल एक्सपोनेंशियल फेज होगा, जब पहले आपने उनको इंट्रोड्यूस कराया है, बहुत सारा फूड दे दिया है, कोई नेचुरल प्रेडेटर्स वहाँ नहीं है, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो हाई हो जाएगा. फिर उसके बाद जैसे ये कैरिंग कैपेसिटी को रीच करेंगे तो रैबिट का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, लेकिन खाना तो लिमिटेड है, स्पेस तो लिमिटेड है, तो वहाँ पर ग्रोथ जो है वो फर्दर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कैरिंग कैपेसिटी. सो हम यहाँ देख सकते हैं इन क्यू ये हमारा स्टैंडर्ड आंसर है. लेकिन जो हमारा एस है वो भी कुछ ऐसे ही बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, फिर कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच के फ्लक्चुएशन होता रहा, मतलब उसी मोड में चलता रहा, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा. सो ऑप्शन एस इज ऑल्सो करेक्ट. इन अ केस अगर हम पी वाले को ध्यान से देखें, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है विथ टाइम हमारे पास कोई नेचुरल प्रेडेटर आ गया या कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि रैबिट्स में आपस में ही इतना कंपटीशन हो गया कि इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई. ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बी द केस. और जबकि हम आर वाले बात करें कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन का इंक्रीज ही होता जा रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है, कभी भी स्टेबलाइज हो नहीं रही. सो आर इज नॉट द करेक्ट आंसर. हमारे आंसर तीनों हो सकते हैं, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है और एस भी हो सकता है. सो आर ऑप्शंस आर पी, क्यू एंड एस. ओके, सो इस वाले केस में हमारा आंसर हो जाएगा पी एंड क्यू एंड एस, बट नॉट आर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ग्रोथ जो है वो रुक ही नहीं रही. ऐसे कब तक रैबिट्स बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो उनको कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से लिमिट होना पड़ेगा. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. Which one of the following reaction in plants is are catalyzed by the Malic enzymes? अब Malic enzymes कौन सी रिएक्शन जो है प्लांट्स में कैटलाइज कर रहे हैं? पहली है मैलेट प्लस NAD पॉजिटिव gives pyruvate, carbon dioxide and NADH. So in this reaction हम देख सकते हैं कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिड्यूस कर रहे हैं NAD प्लस को या NADP प्लस को टू NADH और NADPH रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पर हम देखें कि मैलिक एंजाइम है ग्रुप ऑफ एंजाइम जो कि ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन को कैटलाइज करते हैं मैलेट से पायरुवेट बनाने के लिए. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट है ऑप्शन 2, मैलेट प्लस NAD प्लस गिव्स ऑक्सैलोएसिडेट प्लस NADH. ये रिएक्शन जो है
मैलिक एंजाइम कैटलाइज नहीं कर रहे हैं, ये रिएक्शन मैलेट डिहाइड्रोजनेज की है, मैलिक एंजाइम की नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज मैलेट टू फ्यूमरेट. ये वाली जो रिएक्शन है इज अ कैटलाइज रिएक्शन बाय मैलिक एंजाइम. यहाँ पर मैलिक एंजाइम काम कर रहा है जो मैलेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देगा, और ये रिएक्शन जो है फ्यूमरेस की एक्टिविटी दिखा रहा है, मैलिक एंजाइम की एक्टिविटी इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग. नेक्स्ट इज मैलेट प्लस NADP प्लस, ये बनाते हैं पायरोवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADPH. यहाँ पे भी मैलिक एंजाइम काम कर रहा है कैटलाइज करने के लिए, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है पायरोवेट को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, और एज NADP पॉजिटिव इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो ये जो है यहाँ पर मैलिक एंजाइम जो है वो काम कर रहा है. सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, आंसर विल बी ऑप्शन ए. यहाँ पर मैलिक एंजाइम काम कर रहा है, एंड ऑप्शन डी, यहाँ पे भी मैलिक एंजाइम काम कर रहा है. ओके, सो ए एंड डी विल बी आवर आंसर्स. Coming to question number 65, in a genetic cross between a true breeding tall parent bearing red flowers and a true breeding dwarf parent bearing white flowers, only tall plants with red flowers are obtained in the F1 population. Considering these two traits segregate independently, if one tall individual is selected from the F2 population, the probability that it would be genotypically homozygous for a plant height and make red flower is. अब वो बोल रहे एक जेनेटिक क्रॉस हुआ ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड रेड का किसके साथ में, ट्रू ब्रीडिंग ड्रॉफ एंड वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ में. और जो F1 जनरेशन आई वहाँ पर सारे ही जो प्लांट्स थे वो टॉल और रेड आए, यानी टॉल और रेड आर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये प्लांट में इस क्वेश्चन में बता दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ पर जब सेल्फिंग कराई गई F1 की, दैट इज को सेल्फ कराया गया इसके साथ, तो वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं. किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, कि अगर हमारे पास टॉल इंडिविजुअल हो तो टॉल इंडिविजुअल की इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की, 3/4. ओके, किसी भी कॉम्बिनेशन में आए, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में स्मॉल टी के साथ आएगा, दैट वी आर नॉट काउंटिंग. 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि ये प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग टॉल इज 3/4. ओके, अब लेकिन इस प्रोबेबिलिटी में से वो बोल रहे हैं हमारे पास जो टॉल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, होमोजाइगस. सो टॉल होने की तो प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, लेकिन टॉल होमोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी व्हाट इट विल बी, 3 ही ऑप्शन है और एक ही हमारे पास होमोजाइगस टॉल होगा. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3. ओके, अब वो बोल रहे हैं और ये फ्लावर जो है वो रेड भी होने चाहिए. सो यहाँ पे रेड फ्लावर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फ्लावर दैट विल ऑल्सो बी, क्योंकि डोमिनेंट जीन है तो 3/4. ओके, सो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास F1 जनरेशन में सारे के सारे हमारे पास कैसे आए थे, टॉल एंड रेड आए थे. ओके, हमने इनका सेल्फिंग कराना है और हमने जो कंडीशन चाहिए वो चाहिए सारे के सारे टॉल हो एंड होमोजाइगस टॉल हो, जो कि प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/3. एंड जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो दैट शुड ऑल्सो बी देयर. सो रेड में हमारे पास स्मॉल r भी तो चलेगा क्योंकि उन्होंने होमोजाइगस रेड का जिक्र नहीं किया है, दैट इज 3/4. सो क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होने वाली कंडीशंस है टॉल और कलर फ्लावर का, सो हम प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग अ प्लांट जो कि टॉल हो होमोजाइगसली और रेड हो विल बी 1/3 into 3/4. That is 1/4 यानी 0.25 if we'll go in decimal characteristics up to 2 digits. Okay, so हमारी जो probability आ गई that is 0.25. Okay, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा राउंड ऑफ करके 0.25. Okay, understood? So this was the solution for GATE Excel
botany part. For upcoming preparation of GATE 2026 BT and Excel, you can join iFly. We also prepare you for CSI NET, GATE, ICMR, CUET PG, ARS, SLET, GATE B and DBT exams. For any other information regarding courses, WhatsApp us on 901-390-2981 or search hashtag iFlyNetGate. We are also available on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. You can connect us anywhere. Thank you everyone. Have a good day. Bye bye.